हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विनोद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी से हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा भाषा और लिपियां। सबसे ज़्यादा यदि आज की वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे तो वो लिपियों पर डालेंगे। ठीक है, कि भाई जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, प्लस इसके साथ में जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है और इसमें जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन 22 भाषाओं में से प्रत्येक की लिपि क्या है इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इसके साथ में हम दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। एमसीक्यू बिल्कुल लास्ट में रहेंगे आप सभी के लिए। लगभग 12 से 14 एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने शामिल किए हैं आप सभी के लिए। और लिपियां पढ़ेंगे, भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जरूर लेंगे और प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें मैंने आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से शामिल किए हैं। ठीक है, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि हाँ, आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लिपियां क्या होती हैं। लिपि क्या होती है? दोस्तों, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से या फिर चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। मान के चलिए अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा कैसे बोली जाती है? ABCD ऐसे बोली जाती है ना। ठीक है, द ग्रेट, ग्रेट बोल दिया तो ऐसे बोली जाती है। लिखा कैसे जाता है? ठीक है, THED GREAT। तो हमने जो ये चीज लिखी है, ठीक है, द ग्रेट बोला और बोलने के द्वारा यानी बोलने के बाद हमने क्या किया, उसको लिखा। तो यही लिखना हमारा क्या कहलाएगा? यही लिपि कहलाएगा। ठीक है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अंग्रेजी की बात चल रही है तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाषा के बारे में बात करते हैं, फिर पूरी डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो यदि आपसे पूछे भाषा क्या है, तो भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। आप लोग याद रखिएगा। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें कहते हैं लिपि। चलिए लिपि क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं गहराई के साथ में। यहाँ से जानिए, लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अलग अलग भाषाओं को लिखने के ढंग व चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे गणित, भाई गणित में 1 2 3 4, भाई गणित में अंकों का यूज किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, 3 4 ऐसे करके किया जाता है। ठीक है, हिंदी में ए आ इनका यूज किया जाता है, ए आ का यूज किया जाता है, तो हिंदी को भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इन चिन्हों का जो यूज करते हैं यही क्या कहलाता है? यही लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? तो उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। भाई स्क्रिप्ट नहीं होती पर्चा सा, ठीक है, उसे देख देख कर बोलते गए और फिर लिखते गए, वह राइटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिपि को अंग्रेजी में पूछे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं, व राइटिंग सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, विश्व भर में कुल कितनी लिपियां हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू। एक अनुमान के अनुसार संसार में केवल 3 प्रकार की लिपियां, ठीक है, केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियां या फिर लिपि परिवार हैं जो निम्न है। अनुमान के हिसाब से है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो विश्व भर में कुल कितनी लिपियां हैं? एक अनुमान के हिसाब से संसार में केवल 3 प्रकार की लिपियां ही मूल लिपियां या फिर लिपि परिवार हैं जो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी? एक त्रिलिपि, ठीक है, या फिर चित्रलिपि, त्रिलिपि नहीं चित्रलिपि, ठीक है, चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि और एक है फोनेशियन, ठीक है, फोनेशियन लिपि। तो कुल 3 प्रकार की लिपियां हैं एक अनुमान के हिसाब से। एक चित्रलिपि, एक ब्राह्मी लिपि, एक फोनेशियन लिपि। लेकिन इन लिपि परिवार, ठीक है, लेकिन इन लिपि परिवार में विश्व भर में अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए 24 लिपियों को विकसित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी लिपियों को डेवलप किया गया है?
तो विश्व भर में अलग-अलग भाषाओं को लिखने के लिए कुल मिलाकर 24 लिपियों को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। लेकिन आधिकारिक रूप से लिपि की संख्या निर्धारित नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से लिपियों की संख्या निर्धारित नहीं है। एक अनुमान के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि विश्व भर में अलग-अलग भाषाओं को लिखने के लिए 24 लिपियों को विकसित किया गया है। यहाँ से ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है? ठीक है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। भाषा और लिपि में मुख्य अंतर निम्न में, वो कैसे? भाषा मौखिक ध्वनि चिन्ह है, जबकि लिपि चिन्ह या फिर वर्ण होते हैं, ठीक है? तो भाषा कैसे भई? मैंने अभी बताया था कि जो भाषा है, ठीक है, वो मौखिक व भावों को प्रकट करने वाली होती है, अर्थात भाषा मौखिक ध्वनि चिन्ह है, ठीक है? और जबकि जो लिपि है वो लिखित चिन्ह या फिर वर्ण होते हैं, लिखित में, ठीक है? लिपि लिखित में। अब इसी में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, एक और अंतर देखते हैं। एक भाषा को अलग-अलग लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है? जो भाषा होती है उसे अलग-अलग लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन लिपि का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? लिपि जैसे लिखी जाती है वैसे ही लिखी जाएगी। एक भाषा को अलग-अलग तरह की लिपियों में लिखा जा सकता है, कुछ देवनागरी में लिख देते हैं, ठीक है? कुछ गुरुमुखी में लिख देते हैं, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी हो गई, अंग्रेजी की रोमन हो गई, ठीक है? हिंदी की देवनागरी हो गई। तो एक भाषा को तो अलग-अलग लिपियों में लिखा जा सकता है, लेकिन लिपि का जो स्वरूप है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। विश्व में बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं, ठीक है? उनकी संख्या हज़ारों में है, लेकिन लिपियों की संख्या बहुत सीमित होती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में केवल 24 प्रकार की लिपियां ही मौजूद हैं। एक अनुमान के हिसाब से है 24 प्रकार की लिपियां, और लगभग जो हजारों में है ना, वो भाषाएं बोली जाती हैं विश्व भर में, ठीक है? तो 24 प्रकार की लिपियां अनुमान के हिसाब से आप लोग याद रखेंगे, और आंसर भी यही करेंगे, 24 प्रकार की। चलिए मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए निर्धारित किए हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए, ठीक है, वो है हिंदी भाषा की लिपि कौन-सी है? तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। यानी हिंदी जो लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, ठीक है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन-सी है? तो वो है रोमन, आप लोगों से पूछे, ठीक है? उर्दू भाषा की लिपि कौन-सी है? वो है देवनागरी, ठीक है? फारसी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, और संस्कृत को देवों की भाषा और सबसे प्राचीन भाषा भी बोला जाता है, संस्कृत को भी, ठीक है? आर्यों की भाषा भी संस्कृत को ही बोला जाता है, याद रखिएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, ठीक है? उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी, फारसी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेपाली भाषा भी किस में लिपि लिखी जाती है दोस्तों? नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है? मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है, ठीक है? याद रखिएगा। तो नेपाली भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था अमीर खुसरो को। तो आपसे पूछे तोताए हिंद के नाम से किसे जानते थे? अमीर खुसरो को। और तोताए हिंद का मतलब होता है तोते की तरह बड़बड़ाने वाला, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अमीर खुसरो ने ही सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अब आप लोगों को याद रखना है, भारत की संविधान की, ठीक है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 से 351 में, यहाँ पर 8वीं अनुसूची करिएगा भाई, भाग मत करिएगा। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची व अनुच्छेद 343 से 351 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग याद रखिए। तो आपसे पूछेगा भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख, कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 से 351 तक नहीं पूछेगा, ओनली ऑन आपको आएगा 343, ठीक है? तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा 343। और हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? तो याद रखिएगा, संस्कृत हिंदी भाषा की जननी यानी कि माँ मानी जाती है, ठीक है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में,
ठीक है, वह अनुच्छेद 343 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर पीरियड पूछे तो 343 से 351, अगर डायरेक्टली अनुच्छेद देकर पूछे तो 343 सही हो जाएगा। और संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति ईरानी भाषा से मानी जाती है, क्योंकि ईरानी लोग ही क्या करते थे दोस्तों, सै को क्या बोलते थे, सै को है बोलते थे। ठीक है, सै को है बोलते थे ईरानी लोग ही। ठीक है, याद रखिएगा। रूप के आधार पर हिंदी, ठीक है, आपसे पूछे रूप रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, विश्लिष्ट भाषा है, आप याद रखिएगा। ठीक है, विश्लिष्ट भाषा है या फिर विश्लिष्ट भाषा है। रूप के आधार पर वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है हिंदी। अमीर खुसरो ने हिंदवी का नाम बदलकर हिंदी किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या किया था? हिंदवी का नाम बदलकर हिंदी किया था, याद रखिएगा। आगे, हिंदी अपभ्रंश भाषा से बनी है। तो आपसे पूछे हिंदी किससे बनी है? तो आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी बनी है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है और इसके लेखक तुलसीदास भी हैं। अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो आपसे पूछे तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? तो वो थी अवधी। और जायसी की भाषा कौन सी थी? तो वो थी अवधी। कबीरदास भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, कबीरदास किसके? तो कबीरदास भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और सूरदास को ब्रज भाषा का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। तो आपसे पूछेगी भी सूरदास का संबंध किस भाषा से है, तो आप लोग ज्यादातर बताएंगे कि भाई सूरदास ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 3 जनवरी 1963 को पारित किया गया तथा यह जो लागू हुआ था ना, जनवरी 1965 में यह अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, जैसे कि संविधान जो था भारत का वो 24 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। ठीक है, सॉरी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, पारित किया गया था। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो राजभाषा अधिनियम 3 जनवरी 1963 को पारित हुआ। ठीक है, और लागू हुआ 3 जनवरी 1965 को। ठीक है, जैसे कि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हिंदी को राजभाषा या फिर जो राष्ट्रभाषा है इसका दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। तभी से ही 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। आगे है, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मत प्रदान किया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उसी समय से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत के लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं और विश्व में हिंदी बोलने का प्रतिशत लगभग 4.46% है विश्व में लगभग। ठीक है, 1949 को संविधान ने हिंदी को स्वीकारा। तो आप लोगों से पूछे कि संविधान ने हिंदी को कब स्वीकारा? तो 1949 में संविधान ने हिंदी को स्वीकारा था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? तो लगभग भारत में दोस्तों 4 भाषाई परिवार हैं। ठीक है, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। भारोपीय परिवार में लगभग 73% लोग आते हैं, द्रविड़ में लगभग 25% लोग आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक परिवार में लगभग 13% लोग और चीनी तिब्बती परिवार में लगभग 0.7% लोग आते हैं। ठीक है, तो भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? आंसर हो जाएगा 4 भाषाई परिवार हैं। सामने आपके सामने परसेंटेज भी दे रखा है। भारत में 56% लगभग लोग हिंदी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे कि भाई भारत में हिंदी जो बोली जाती है ये तो भारत की राष्ट्रभाषा हो गई, लेकिन हिंदी के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो वो कौन सी है? तो बंगाली या फिर बांग्ला। ठीक है, बंगाली नहीं, बांग्ला भाषा। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, बांग्ला। बांग्ला, जो बांग्ला भाषा है ना दोस्तों, ये भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बांग्ला भाषा
भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जानी वाली भाषाओं का दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रम रखा है। चीनी मदारिन लगभग विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। 14% लोग विश्व के चीनी मदारिन भाषा का यूज करते हैं बोलने में। स्पेनिश 5.58% लोग बोलते हैं। अंग्रेजी 5.52% लोग बोलते हैं और हिंदी 4.46% लोग बोलते हैं विश्व में। तो हिंदी बोले जाने के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर है। अंग्रेजी बोले जाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चीनी मदारिन पहले नंबर पर है और स्पेनिश आपकी दूसरे नंबर पर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में भाषाओं को शामिल किया गया था। समय था दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 का। ठीक है, तो इसके माध्यम से हुआ क्या, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। तो आपसे पूछे कोंकणी भाषा और मणिपुरी और नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 91 संविधान यानी 91वां संविधान संशोधन था 2002 में। इसके द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जगह दी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई। तो आपको इनमें से कोई एक भाषा ड्रॉप करके दे देगा, 3 इसी में से दे देगा, एक भाषा कोई ड्रॉप कर देगा यानी कि छोड़ देगा। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। 22 भाषाओं की प्रमुख लिपियों के बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोंकणी भाषा का नाम देखिएगा, यहाँ पर क्रम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्रम दिया हुआ होगा, यहाँ पर भाषा और यहाँ पर भाषा से संबंधित लिपि का नाम दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोंकणी भाषा हो गई। कोंकणी दोस्तों अनेक लिपियों में लिखी जा रही है ये, जैसे कि देवनागरी में भी, कन्नड़ में भी, मलयालम में भी और रोमन में भी। ठीक है, गोवा राज्य मतलब गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी वहां की राजभाषा घोषित की गई। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में कौन सी, कोंकणी। ठीक है, तो गोवा की अगर राजभाषा पूछे तो वो कौन सी है, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। तो देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहां की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। कोंकणी जो भाषा है ना वो देवनागरी में भी, कन्नड़ में भी, मलयालम और रोमन मतलब रोमन ये लिखी जा रही है इनमें प्रॉपर वे में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, मलयालम। ठीक है, जो कि मलयालम आपको पता है केरल में बोली जाती है, केरल की राष्ट्रभाषा है मलयालम, या फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है मलयालम। ठीक है, और ये जो मलयालम है ना, ये सलाका लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर मलयालम सलाका लिपि में आपको लिखकर भी दिखाई जा रही है। अगली भाषा है मणिपुरी। ठीक है, ये भी मणिपुरी भाषा है। इस भाषा की अपनी लिपि है खुद की, मणिपुरी भाषा की अपनी लिपि है जिसे स्थानीय लोग मेईतेई माँ एक कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे मणिपुरी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जा रही है, तो मेईतेई माँ एक में लिखी जा रही है क्योंकि इस भाषा की अपनी खुद की एक लिपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में दोस्तों, मराठी भाषा के बारे में बात करते हैं। मराठी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप लोगों को मैंने ऊपर भी बताया था। तो मराठी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी और इसके प्रवाही रूप, ठीक है, मोदी दोनों, ठीक है, मोदी प्रवाही रूप है, इसके स्वरूप है मोदी, दोनों लिपियों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ज्यादातर दोस्तों कॉमन सा वर्ड पूछा जाता है देवनागरी। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, और एक स्वरूप है इसका मोदी। ठीक है, उसमें भी ये लिपि लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा है ना दोस्तों, ये नेपाली लिपि में लिखी जाती है और नेपाली ना मिलकर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देवनागरी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाली भाषा जो है नेपाली लिपि में या फिर देवनागरी, जो भी ऑप्शन में आपको मिले उसमें लिखी जाती है। नेपाली का ऊपर मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि देवनागरी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तब आपको प्रायोरिटी देनी है नेपाली को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, नेपाली भाषा नेपाली में। ठीक है, उड़िया, उड़िया दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर उड़िया लिपि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, उड़िया भाषा उड़िया लिपि में। संस्कृत, संस्कृत में लिखी जाती है। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा दोस्तों ये जो सिंधी भाषा है ये दो लिपियों में लिखी जाती है, एक अरबी और एक सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा सिंधी लिपि में भी लिखी जा सकती है और एक अरबी भाषा में भी या फिर अरबी लिपि में भी लिखी जाती है। अरबी भी लिपि होती है और सिंधी भी लिपि होती है। संथाली,
इस भाषा की दोस्तों अपनी पुरानी लिपि का नाम ओल चीकी है। तो संथाली ओल चीकी में लिखी जा सकती है। अंग्रेजी काल में संथाली रोमन में लिखी जाती थी। तो अंग्रेजी काल में संथाली किस में लिखी जाती थी? तो अंग्रेजी काल में संथाली रोमन लिपि में लिखी जाती थी। अब फिलहाल में अंग्रेजी किस में लिखी जा रही है? रोमन में। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का काल था तब संथाली जो थी भाषा, ये किस में लिखी जाती थी? रोमन में। लेकिन इस भाषा की अपनी फिलहाल में एक पुरानी लिपि है, उसका नाम है ओल चीकी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला उर्दू। दोस्तों उर्दू जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी एवं अरबी दोनों लिपियां इसके लिए प्रतीक मतलब इसके लिए दोस्तों क्या होती है? प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, उर्दू नास्तला लीक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू के लिए फारसी अरबी लिपि प्रयुक्त होती हैं। उर्दू नास्तला लीक लिपि में लिखी जाती है, जो फारसी अरबी लिपि का एक रूप है। उर्दू दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तेलुगु भाषा तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। और बोडो भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप लोग हमें कमेंट करके इसका जवाब देंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपके लिए कोई इतना ज्यादा ये खास इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन एक बार नजर जरूर लगानी है आपको। ठीक है, तमिल। अब ये तमिल जो है ना दोस्तों, ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाई तमिल ऐतिहासिक रूप से तमिल लेखन प्रणाली का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो वट्टे लुट्टू यानी कि मुड़े हुए अक्षर और कोल मतलब कोले लट्टू लंबाकार अक्षर के स्थानीय रूपांतरण के साथ इसका विकास हुआ। तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में यह राजभाषा है। तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में यह राजभाषा है। कौन सी भाषा? तो ये है आपकी तमिल। तमिल जो है ना, ये तमिलनाडु की और पुदुचेरी की राजभाषा भी है। और ये जो तमिल लिपि है ना दोस्तों, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसलिए तमिल भाषा जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट पंजाबी। अब पंजाबी भाषा दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ ऊपर, ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। मैथिली। तो जो मैथिली भाषा है ना, एक देवनागरी और देवनागरी के साथ में एक तिरहुता, ठीक है, तिरहुता लिपि है, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तिरहुता लिपि को मिथिलाक्षर लिपि अथवा मिथिलाक्षर मतलब मिथिलाक्षरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो मैथिली जो किस लिपि में? देवनागरी में तिरहुता लिपि में लिखी जाती है। असमिया। ठीक है दोस्तों, असमिया जो भाषा है ना, ये मूलतः ब्राह्मी लिपि का एक विकसित रूप है। तो असमिया दोस्तों किस में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बांग्ला या फिर बंगाली। ठीक है, बांग्ला या फिर बंगाली जो है ना दोस्तों, ये मूलतः ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि का एक विकसित रूप है। बंगाली लिपि नागरी लिपि से कुछ कुछ भिन्न है, किंतु दोनों में बहुत अधिक साम्य भी है। तो जो बंगाली और बांग्ला भाषा है ना, ये असमिया लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये मूलतः ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि का एक विकसित रूप है। तो ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि में ये लिखी जाती है। डोगरी जो भाषा है ना दोस्तों, इसकी एक अपनी खुद की लिपि है, जिसे टाकरी या टकरी लिपि कहते हैं। तो डोगरी किस में लिखी जाती है? टाकरी या टकरी लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि काफी पुरानी है। गुरुमुखी लिपि का प्रादुर्भाव इसी से माना जाता है, डोगरी से ही। गुजराती। यह भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है। जो गुजराती भाषा ना, गुजराती लिपि खुद की एक लिपि है, उसमें लिखी जाती है। गुजराती लिपि नागरी लिपि से व्युत्पन्न हुई है। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखने के लिए देवनागरी लिपि को परिवर्तन करके गुजराती लिपि बनाया गया है। तो गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? गुजराती लिपि में। और ये जो गुजराती है, ये देवनागरी का ही एक रूप है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी 15वीं सदी तक दोस्तों कश्मीरी भाषा केवल शारदा लिपि में लिखी जाती थी, 15वीं सदी तक। लेकिन इसके बाद फारसी लिपि का प्रचलन बढ़ता गया, लेकिन आजकल यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कश्मीरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कन्नड़। अभी जो कन्नड़ दोस्तों, ये किस लिपि में लिखी जाती है? कन्नड़ भाषा ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न एक भारतीय लिपि है, जिसका प्रयोग कन्नड़ लिखने में किया जाता है। तो कन्नड़ लिखी जाती है दोस्तों आपकी ब्राह्मी भाषा में। कन्नड़ भाषा ब्राह्मी भाषा में लिखी जाती है। तो ये लिपियों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अब आप सभी को क्वेश्चन और डिस्कस करा दूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो आपके लिए लगभग 18 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, उन 18 क्वेश्चनों को डिस्कस कराऊंगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को मैंने थोड़े समय पहले ही बताया था, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो वो है ब्राह्मी लिपि, जिसे सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ठीक है, तो किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो वो है सिंधु काल की लिपि, जिसे चित्राकार लिपि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे अब। सवाल नंबर 4 है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ठीक है, याद रखिएगा, जैन सूत्र में कुल मिलाकर 18 लिपियों का उल्लेख है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन सूत्र को दोस्तों आगम भी कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए 5, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में लगभग 89 यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख है। सही आंसर है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो भाई अशोक के जो शिलालेख थे, इनकी लिपि थी, वो थी ब्राह्मी लिपि। सही आंसर है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। पहली आपको मैंने बताई थी हिंदी, दूसरी बांग्ला, और तीसरी बोली जाती है, तीसरे नंबर पर आती है तेलुगु। सही आंसर है ए ऑप्शन। तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली, भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु, तीसरे नंबर पर। पहली हिंदी, दूसरी बांग्ला, तीसरी तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? सवाल नंबर है 8। तो चोल शासकों की भाषा थी आपकी तमिल। ठीक है, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, याद रखिएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके लिए 9, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषा भारतीयों का लगभग प्रतिशत कितना है? तो वो है 40%। बी ऑप्शन सही है। लगभग दोस्तों हिंदी भाषा भारतीयों का कितना, मतलब भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है हिंदी भाषा में? तो वो 40 है। लेकिन आपसे ये पूछे कि भाई कितने परसेंट लोग भारत के हिंदी बोलते हैं, तो आप नेट पर सर्च करके देखिएगा 56%। लेकिन जब आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएं जैसा यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आपको उसमें 40% सेलेक्ट करना होगा। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 40%। आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपसे पूछे भारत के कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, तो 56% बोलते हैं भाई। आप और नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि भाई डाउट जो भी है आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद, ठीक है, विश्व की कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है बांग्ला भाषा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। बांग्ला के बाद तेलुगु बोली जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वन, गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, जो कोंकणी है, ये कोंकणी भाषा देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। तो गोवा की स्वीकृत भाषा है, राजभाषा है, वो है कोंकणी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, नेक्स्ट, कौन सी भाषा देवों की भाषा है? तो मैंने आपको बताया था देवों की भाषा, आर्य भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, तो वो है संस्कृत। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? प्राचीन भाषा वो है संस्कृत। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? तो भाई ऐसा देश है अपना भारत, जिसमें सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां भी बोली जाती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय भाषा संस्थान है मैसूर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दलहन अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहाँ पर है? मैसूर में ही है, आप लोग याद रखिएगा। तो केंद्रीय भाषा या फिर भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो वो है मैसूर में। नेक्स्ट, भारतीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट, भारतीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? मैंने आपको बताया था 1988 में हुई। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हो गया दोबारा से। चलिए, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो नवोदय विद्यालय में दाखिला छठी कक्षा में होता है। सी ऑप्शन इज द बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। तो लगभग दोस्तों आप सभी को मैं लिपियों से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे के सारे कवर करा चुका हूँ। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी हैं, उपयोगी हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।